खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। सुपरफास्ट 100 में मैं हूं आपके साथ अनुराग मुस्कान। नमस्कार, मैं हूं आंचल आनंद। चेन्नई के बाहरी इलाके में स्थित 11 मंजिला एक निर्माणाधीन इमारत गिरने से हड़कंप मच गया है। हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई है, जबकि कम से कम 50 लोगों के दबे होने की आशंका भी जताई जा रही है। यह हादसा पुरोर क्षेत्र के मुगालिवक्कम इलाके में हुआ है। राहत और बचाव का काम शुरू कर दिया गया है। प्रत्यक्षदर्शियों के बयान के मुताबिक इमारत में काम चल रहा था और इसी दौरान ये अचानक भरभराकर ढह गई। बताया जा रहा है कि जिस इलाके में हादसा हुआ वहां बीते कई दिनों से भारी बारिश हो रही है। बारिश को ही हादसे की वजह माना जा रहा है। बताया ये भी जा रहा है कि इमारत के 10 फ्लोर का काम खत्म हो चुका था। 11वीं मंजिल पर काम चल रहा था। इसी दौरान इमारत गिर गई। 8 लोगों को मलबे से बाहर निकाल भी लिया गया है। मौके पर एम्बुलेंस, डॉक्टर और पैरामेडिक्स पहुंच गए। दमकल की 12 गाड़ियां और 100 से ज्यादा फायर फाइटर भी राहत और बचाव के काम में लगे हैं। बारिश को हादसे की एक वजह माना जा रहा है, लेकिन असली वजह जांच के बाद ही पता चल पाएगी। इमारत में फंसे लोगों में ज्यादातर आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल से आए मजदूर बताए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री जयललिता ने एक बयान में बिल्डर के खिलाफ कार्रवाई का वादा भी किया है। उन्होंने कहा है कि वो हादसे से स्तब्ध है। दिल्ली के इंद्रलोक इलाके में भी बड़ा हादसा हुआ है, जहां एक 4 मंजिला इमारत भरभराकर गिर गई और देखते ही देखते ऊंची इमारत मलबे के ढेर में तब्दील हो गई। हादसे में अब तक 10 लोगों की मौत हो चुकी है। हादसा सुबह करीब 8:45 पर हुआ, जब एक 3 मंजिला इमारत अचानक से जमींदोज हो गई। बताया जा रहा है कि बिल्डिंग में कुल 14 लोग रहते थे, जिनमें से 2 लोग घर से बाहर गए हुए थे। आनन फानन में मलबे से लोगों को निकाला गया। मलबे से जिन लोगों को निकालकर अस्पताल ले जाया गया था, उनमें से 7 लोगों ने अस्पताल में दम तोड़ दिया। चश्मदीदों के मुताबिक बिल्डिंग काफी पुरानी और जर्जर हालत में थी, जिसकी वजह से यह हादसा हुआ है, जबकि बिल्डिंग में कुछ मरम्मत का काम भी चल रहा था। 5 मंजिल खड़ा हुआ था, इसके ऊपर सपोर्ट में सपोर्ट थी, वो बनना था नया सपोर्ट हट गया, ये मकान गिर पड़ा। सुना है प्लम्बर कुछ काम कर देता है इसमें। हादसे में मारे गए लोगों के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। अपनों की मौत पर महिलाएं सदमे में हैं। कुछ लोगों के अभी भी मलबे में दबे होने की आशंका है। इंद्रलोक में हुए हादसे को लेकर एनडीएमसी ने कार्रवाई करते हुए 2 इंजीनियरों को सस्पेंड कर दिया है। इनमें जूनियर इंजीनियर के कौशिक और असिस्टेंट इंजीनियर राम अवतार गोयल शामिल हैं। इस दर्दनाक हादसे के बाद मौके पर पहुंची पुलिस और राहत बचाव टीम ने फौरन मलबे से लोगों को निकालना शुरू कर दिया। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने इंद्रलोक इलाके का दौरा किया। केजरीवाल ने उस जगह का दौरा किया जहां पर यह इमारत गिरी थी। केजरीवाल ने इस हादसे के लिए एमसीडी और पुलिस को जिम्मेदार ठहराया। मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने इंद्रलोक इलाके का दौरा किया। केजरीवाल ने उस जगह का दौरा किया जहां पर यह इमारत गिरी थी। केजरीवाल ने इस हादसे के लिए एमसीडी और पुलिस को जिम्मेदार ठहराया। गुजरात के भावनगर में अलंग शिप ब्रेकिंग यार्ड में बड़ा हादसा हुआ। शिप ब्रेकिंग यार्ड में धमाके से 5 लोगों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि शिप ब्रेकिंग यार्ड के प्लॉट नंबर 140 में सिलेंडर में गैस लीक होने के बाद जोरदार धमाका हुआ, जिसके बाद अफरा तफरी मच गई। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। भावनगर का अलंग शिप ब्रेकिंग यार्ड बड़े बिजनेस के लिए जाना जाता है। यहां दुनिया भर से पुराने पानी के जहाज तोड़ने के लिए लाए जाते हैं और बताया जा रहा है कि एक जहाज तोड़ने के दौरान ही यह हादसा पेश आया। पंजाब के पटियाला में रात में पावर ग्रिड में जोरदार धमाका हुआ, जिसके बाद पावर ग्रिड धू-धू कर जलने लगा। ब्लास्ट की आवाज काफी दूर तक सुनाई दी। धमाके से इलाके में हड़कंप भी मच गया। पावर ग्रिड ब्लास्ट होने से राजपुरा शहर समेत इलाके के करीब 160 गांवों की बिजली गुल हो गई। दमकल विभाग ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आंध्र प्रदेश के पूर्व गोदावरी जिले में गैस पाइपलाइन फटने से उसके बाद मरने वालों की संख्या 16 हो गई है। गेल की ये पाइपलाइन थी। गंभीर रूप से झुलसे 6 लोग अभी भी जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं। साईं बाबा और शंकराचार्य विवाद मामले पर राजनीति शुरू हो गई है। केंद्रीय मंत्री उमा भारती ने कहा है कि वो खुद साईं जी को मानती हैं। उन्होंने कहा कि वो शंकराचार्य के बयान से इत्तेफाक नहीं रखती। मैं अपने आप को उस बात से विलप कर रही हूँ। मैं साईं बाबा को बहुत मानती हूँ और साईं बाबा के भक्त यदि उनको भगवान मानते हैं तो वो इंडिविजुअल आस्था है, उसको मैं नहीं रोक पाऊंगी। मैं कुछ उमा भारती के इस बयान पर शंकराचार्य ने उन्हें आड़े हाथों भी ले लिया है। उन्होंने कहा है कि उमा के गुरु उनके बयान का समर्थन कर रहे हैं। अब उमा बताएं कि वो सही हैं या उनके गुरु। उन्होंने इस प्रकार का वक्तव्य देकर ये दिखला दिया है कि वो कैसी सन्यासिनी है। उसके गुरु विश्वेश्वर तीर्थ, उनका परसों ही हमारे पास
समर्थन में टेलीफोन आया था कि आपने जो कहा है ये सर्वथा उचित है और होना चाहिए। वो सत्य है कि वो भारतीय सत्य है, वो इसका उत्तर दें। हालांकि उमा भारती ने शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती के खिलाफ कुछ नहीं कहा। उमा भारती ने कहा कि शंकराचार्य उनके पिता समान हैं और वो उन पर कोई टिप्पणी नहीं करेंगी। साईं के समर्थन में उतरी केंद्रीय मंत्री उमा भारती को स्वामी अविक्ता मोक्षानंद ने भी जवाब दिया है। उन्होंने कहा है कि अगर उमा खुद को सनातन धर्मी मानती हैं तो शंकराचार्य की कई बातें उन्हें माननी होगी। वो कहती हैं कि हम सनातन धर्मी हैं। अगर वो सनातन धर्मी हैं तो सनातन धर्म के जो विधि निषेध हैं उनका पालन तो उनको भी करना होगा। हरिद्वार जिला प्रशासन ने साईं भक्तों के हर की पैड़ी में सामूहिक स्नान पर रोक लगा दी है। शंकराचार्य के बयान के विरोध में साईं भक्तों ने रविवार को सामूहिक गंगा स्नान करने का ऐलान किया था। मध्य प्रदेश पुलिस ने व्यापम घोटाले में संघ नेताओं के सुदर्शन और सुरेश सोनी को बेदाग करार दिया है। पुलिस ने बयान जारी करके कहा है कि घोटाले से पूर्व संघ प्रमुख और संघ नेता का कोई लेना देना नहीं है। यही नहीं, एमपी पुलिस ने घोटाले में इन दोनों के नाम आने को अफवाह करार दिया। मध्य प्रदेश के व्यापम घोटाले को लेकर अब तक बोलने से बच रहे संघ नेता सुरेश सोनी ने आखिरकार चुप्पी तोड़ दी है। सोनी ने सुदर्शन और खुद का नाम उछाले जाने को सियासी साजिश बताया। इस मामले में सुरेश सोनी ने मीडिया को निशाने पर लिया। उन्होंने कहा कि इसका मीडिया ट्रायल नहीं होना चाहिए। केस कोर्ट में चल रहा है और कार्रवाई होती रहेगी। उस अंश को नेशनल मीडिया के अंदर और दिन भर दिखाना विषय को कोई ना कोई एक पॉलिटिकल डिजाइन लगता है। मीडिया ट्रायल या जजमेंट न देते हुए अदालत में केस चल रहा है। वहीं सुरेश सोनी ने घोटाले में पूर्व सर संघचालक के सुदर्शन के नाम उछाले जाने को लेकर इसे दुर्भाग्यपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि मिहिर ने ऐसा कोई खुलासा नहीं किया। सुदर्शन जी जैसे देश के लिए समर्पित जीवन का नाम घसीटना एक राजनीतिक डिजाइन ज्यादा लगता है। मिहिर ने वक्तव्य दिया है कि मैंने ऐसा कोई स्टेटमेंट नहीं दिया। दरअसल व्यापम घोटाले में गिरफ्तार कुछ आरोपियों ने पूछताछ में आरएसएस के 2 बड़े नेताओं पर उंगली उठाई थी। आरोपियों ने पूर्व सर संचालक दिवंगत के सुदर्शन और सुरेश सोनी पर सिफारिश करने के आरोप लगाए। मध्य प्रदेश के व्यापम घोटाले के तार झारखंड से जुड़ते नजर आ रहे हैं। घोटाले में पूर्व सीएम मधु कोड़ा के करीबियों के शामिल होने के संकेत मिलने पर एमपी पुलिस और स्पेशल टास्क फोर्स ने झारखंड में कुछ जगह छापेमारी की। डीयू में 3 साल के डिग्री कोर्स में दाखिले का रास्ता अब साफ हो गया है। एग्जीक्यूटिव काउंसिल की मीटिंग में 3 साल के कोर्स पर मुहर लगाई जा चुकी है और 4 साल के कोर्स को पूरी तरह से खत्म करने का प्रस्ताव भी पारित हो चुका है। अब एडमिशन मंगलवार से शुरू हो सकता है। दिल्ली में डीयू के बीटेक के छात्रों ने मानव संसाधन विकास मंत्रालय के बाहर प्रदर्शन किया। ये छात्र 4 साल के कोर्स को खत्म किए जाने का विरोध कर रहे हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी में बीटेक के छात्रों ने वीसी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। वीसी ऑफिस के बाहर खड़े ये छात्र 4 साल के डिग्री कोर्स को खत्म किए जाने का विरोध कर रहे हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी के टीचर्स का एक गुट 4 साल के कोर्स को खत्म करने के फैसले के विरोध में खड़ा हो गया है। इससे पहले कल भारी विरोध के आगे झुकते हुए कुलपति दिनेश सिंह ने 4 साल के कोर्स यानी कि एफआईयूपी को वापस लेने का ऐलान किया था, जिसके बाद आगे का रास्ता साफ हुआ। यूपीएससी की ओर से आयोजित परीक्षाओं के तरीके में बदलाव के विरोध में पीएम आवास के पास प्रदर्शन करने वाले 200 से ज्यादा छात्रों को पुलिस ने आज तड़के हिरासत में ले लिया। प्रदर्शनकारी छात्रों को हिरासत में लेकर पुलिस उन्हें बस में भरकर संसद मार्ग पुलिस स्टेशन पर ले गई। महिला प्रदर्शनकारियों ने उन्हें बस में भरने और पुलिस स्टेशन ले जाने के दौरान बर्बर व्यवहार करने का पुलिस पर आरोप लगाया। पुलिस ने इन आरोपों को खारिज किया। पुलिस का कहना है कि प्रदर्शनकारियों से कई बार क्षेत्र को खाली करने के लिए कहा गया, क्योंकि वो जहां प्रदर्शन कर रहे थे वो उच्च सुरक्षा वाले क्षेत्र में आता है। यूपीएससी की परीक्षा में एक बार फिर से बदलाव हो सकते हैं। छात्रों के भारी विरोध के बाद केंद्र सरकार ने सिविल सेवा परीक्षा में बदलाव के संकेत दिए हैं। कार्मिक मंत्रालय ने इस मामले में संघ लोक सेवा आयोग को अध्ययन करने को कहा है, जिसके बाद यूपीएससी जल्द ही विशेषज्ञ समिति गठित कर सकती है। कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह ने पार्टी उपाध्यक्ष राहुल गांधी पर कहा कि राहुल में शासन करने का टेम्परामेंट ही नहीं है। दिग्विजय ने कहा कि राहुल को लोकसभा चुनाव में पार्टी का नेतृत्व करना चाहिए था।
दिग्विजय ने यह भी कहा कि राहुल का राजपाट में मन नहीं लगता और वो स्वभाव से शासक नहीं है। उन्होंने कहा कि राहुल का स्वभाव उस व्यक्ति जैसा है जो अन्याय के खिलाफ लड़ना चाहता है। दिग्विजय ने गोवा के एक केबल न्यूज चैनल को दिए इंटरव्यू में ये बातें कही। दिग्विजय का बयान ऐसे समय में आया जब राहुल की नेतृत्व क्षमता को लेकर पार्टी के नेता ही सवाल उठा रहे हैं। दिग्विजय ने यह कहा कि राहुल को लोकसभा में नेता विपक्ष की भूमिका संभालनी चाहिए क्योंकि कांग्रेस सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी है। बैंगलोर पहुंचे दिग्विजय सिंह ने राहुल गांधी पर दिए अपने बयान पर सफाई भी दी। उन्होंने कहा कि उनका बयान गलत तरीके से दिखाया जा रहा है। दिग्विजय ने कहा कि उनका मतलब था कि राहुल अन्याय के खिलाफ लड़ते हैं, न कि सत्ता पाने के भूखे। हिंदुस्तान में धर्मनिरपेक्षता की प्रतीक रही कांग्रेस पर अब उसके सेक्युलर होने को लेकर ही सवाल उठने लगा है। ये सवाल किसी और ने नहीं बल्कि कांग्रेस के ही सीनियर नेता ए.के. एंटनी ने लगाया है। एंटनी ने कहा है कि ऐसा जान पड़ता है कि धर्मनिरपेक्षता के प्रति पार्टी की प्रतिबद्धता में जनता का विश्वास कम हुआ है। एंटनी ने कांग्रेस के धर्मनिरपेक्षता के मॉडल पर सवाल उठाते हुए कहा कि समाज के एक वर्ग को ऐसा लगने लगा है कि कांग्रेस खास समुदाय और संस्थाओं को आगे बढ़ाने का काम करती है। कांग्रेस सबके लिए समान नीति में विश्वास करती है, लेकिन लगता है कि हमारी नीति और सोच ठीक से कार्यान्वित नहीं होती। फरीदाबाद के सूरजकुंड में बीजेपी सांसदों के ट्रेनिंग कैंप का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। ट्रेनिंग प्रोग्राम में बीजेपी के करीब 195 सांसदों को पीएम मोदी समेत वरिष्ठ नेताओं ने ट्रेनिंग दी। ट्रेनिंग कैंप में पीएम नरेंद्र मोदी ने नए सांसदों को बयानबाजी की बजाय काम पर ध्यान देने का मंत्र भी दिया। साथ ही उन्होंने कहा कि सांसद व्यक्ति पर नहीं मुद्दों पर बात करें। वहीं पीएम मोदी ने एक बार फिर सांसदों को भाई भतीजावाद और भ्रष्टाचार से बचने की सलाह दी। साथ ही उन्होंने कहा कि जनता के बीच अच्छा व्यवहार करें। पीएम मोदी ने सांसदों को ट्रांसफर और पोस्टिंग करवाने से दूर रहने की भी नसीहत दी है। उन्होंने कहा है कि सांसद अपने संसदीय क्षेत्र में ज्यादा से ज्यादा समय बिताएं, साथ ही वो ऐसा काम ना करें जिससे सरकार की किरकिरी हो। पीएम ने बीजेपी सांसदों से ट्रेनिंग कैंप की प्राइवेसी को बनाए रखने की अपील की। उन्होंने कहा कि सांसद ट्रेनिंग कैंप की न ही फोटो खींचे और न ही वीडियो बनाएं। 2 दिन के ट्रेनिंग कैंप में कुल 11 सत्र रखे गए हैं। कार्यशाला में भाग लेने वाले सभी सांसदों से 1,000 का शुल्क भी लिया गया है। ट्रेनिंग कैंप में रहने और खाने पीने का भव्य इंतजाम किया गया है, लेकिन सांसद शुद्ध शाकाहारी खाना ही खा सके। सूरजकुंड के एक होटल में चल रहे बीजेपी के ट्रेनिंग प्रोग्राम में पीएम के अलावा अग्नि मंत्री राजनाथ सिंह, वेंकैया नायडू, सुषमा स्वराज, प्रकाश जावड़ेकर, पीयूष गोयल समेत कई वरिष्ठ नेताओं ने सांसदों को ट्रेनिंग दी। सूरजकुंड में 2 दिन की बीजेपी की पाठशाला का समापन रविवार को वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी करेंगे। इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में बीजेपी के लोकसभा से 170 और राज्यसभा से 25 सांसद शामिल हैं। ट्रेनिंग कैंप में नए चुने गए सांसदों को संसदीय कार्यों की जानकारी दी गई। साथ ही प्रशासनिक कार्यों, सांसद निधि के इस्तेमाल के तरीकों के बारे में भी बताया गया। पीएम मोदी समेत वरिष्ठ नेताओं ने नए सांसदों को बताया कि विपरीत परिस्थितियों में काम कैसे करना है और पार्टी को लेकर उन्हें किस तरह से जनता और मीडिया के बीच में बात करनी। कांग्रेस महासचिव शकील अहमद ने पीएम पर नरेंद्र मोदी पर चुटकी लेते हुए कहा, मजाक की बात है कि पहली बार सांसद बने मोदी दूसरे नवनिर्वाचित सांसदों को संसदीय प्रणाली की बारीकियां सिखा रहे हैं। बॉलीवुड एक्ट्रेस, आइटम गर्ल और हाल ही में राजनीति में हाथ आजमा चुकी राखी सावंत रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया में शामिल हो गई है। आरपीआई रामादास अठावले की पार्टी है और ये एनडीए का हिस्सा है। आरपीआई की सदस्यता ग्रहण करने के बाद राखी सावंत ने कहा कि मुझे गरीबों के लिए काम करना है। उन्होंने कहा कि इसके लिए मैं पीएम नरेंद्र मोदी से भी रिक्वेस्ट करूंगी। मोदी सरकार की ओर से जल्द ही योजना आयोग के नए उपाध्यक्ष की नियुक्ति होगी। सूत्रों के मुताबिक बजट की तैयारी में योजना आयोग शामिल है, इसीलिए 10 जुलाई को बजट पेश करने से पहले ही इसका गठन हो जाएगा। योजना आयोग उपाध्यक्ष की रेस में पूर्व वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा सबसे आगे हैं। पीएम मोदी जल्द ही योजना आयोग का भी पुनर्गठन करेंगे। चंडीगढ़ में स्थानीय मुद्दों को लेकर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने राज्य सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। सीएम को ज्ञापन सौंपने जा रहे प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने बीच रास्ते में ही रोककर हिरासत में लिया। नया नक्शा जारी करके नए विवाद को जन्म दिया है। चीन ने फिर अरुणाचल प्रदेश और इस बार जम्मू कश्मीर के एक बड़े हिस्से को अपने नक्शे में दिखाया है। चीन अपनी हरकतों से बाज आता नहीं दिख रहा है। एक अंग्रेजी अखबार के मुताबिक चीनी सैनिकों ने एक बार फिर से भारतीय इलाके में घुसपैठ की। खबर के मुताबिक चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी की बोट्स पंगोंग झील के भारतीय हिस्से में 5.5 किलोमीटर अंदर तक घुस आई थी। खबर के मुताबिक हाई स्पीड इंटरसेप्टर बोट पर आए चीनी सैनिक 2 घंटे तक रुके रहे। बाद में भारतीय सैनिकों ने उन्हें वापस भेजा।
विवादित पंगोंग झील पर कब्जे को लेकर चीन और भारत के बीच लंबे समय से खींचतान चल रही है। घुसपैठ की खबर के बीच चीन से भारत की परेशानी बढ़ाने वाली एक और भी खबर आ रही है। चीन ने अपने सीमा के इलाके शिनजियांग को पाकिस्तान से जोड़ने के लिए इंटरनेशनल रेल लिंक बनाने का फैसला किया है। ये ट्रेन रूट चीन के शिनजियांग प्रांत के शहर कशगर को पाकिस्तान के बंदरगाह शहर ग्वादर से जोड़ेगा। इराक में फंसे भारतीयों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के प्रयासों के बीच में भारतीय नौसेना ने फारस की खाड़ी में आईएनएस मैसूर और अदन की खाड़ी में आईएनएस तरकश को तैनात किया है। सूत्रों ने बताया कि अगर जरूरत पड़ी तो आईएनएस मैसूर को और आईएनएस तरकश को इराक में फंसे लोगों को निकालने के अभियान में इस्तेमाल किया जाएगा। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि इराक में भारतीय बंधकों के बारे में कुछ और पुख्ता जानकारियां मिली। इराक में सुन्नी आतंकियों से जारी लड़ाई के बीच अमेरिका ने सेना के ड्रोन विमान तैनात कर दिए हैं। बगदाद के पास लगाए ये विमान अमेरिकियों की सुरक्षा करेंगे। इराक के तिकरीत शहर को सुन्नी आतंकियों पर इराकी सेना ने यूनिवर्सिटी और शहर में बमबारी की। दिल्ली के कुछ इलाकों में शाम को हुई बारिश से लोगों को चिलचिलाती गर्मी से थोड़ी निजात मिल गई। असम में ब्रह्मपुत्र और उसकी सहायक नदियां तबाही मचा रही। असम की राजधानी गुवाहाटी में बाढ़ के कारण अब तक 9 लोगों की मौत हो चुकी है। गुवाहाटी में बाढ़ के पानी ने तबाही मचा रखी है। ब्रह्मपुत्र नदी का पानी शहरों में जा घुसा है। असम में बाढ़ से स्थिति भयावह होती जा रही है। राजधानी गुवाहाटी के भरलो मुख्य इलाके में हर तरफ पानी ही पानी है। एनडीआरएफ की टीम राहत और बचाव के काम में जुटी हुई है। लोगों तक खाने का सामान पहुंचाया जा रहा है। असम के कार्बिलांग जिले में भारी बारिश के बीच बिजली गिरने से 2 बच्चियों की मौत हो गई। राजधानी दिल्ली में 2 विदेशी महिलाओं से रेप का मामला सामने आया है। रेप के आरोप में पुलिस ने सरोजनी नगर इलाके से 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। मेरठ में अज्ञात बदमाशों ने एक लड़की को उसके घर के सामने से अगवा कर लिया। ग्रेटर नोएडा में पुलिस ने एक शख्स को अपनी ही भतीजे के साथ बलात्कार की कोशिश में गिरफ्तार किया। मेरठ में दिन दहाड़े बदमाशों ने सराफा बाजार में एक ज्वेलर्स से गहनों से भरा बैग लूट लिया। दिल्ली के मंडावली इलाके में नॉर्थ ईस्ट की एक महिला ने चेन छीनकर भाग रहे 2 आरोपियों को धर दबोचा। बुलंदशहर में एक प्रेमी जोड़े की हत्या करके उनकी लाश पेट से लटका दी गई। यूपी के बहराइच में पुलिस का एक अलग ही चेहरा सामने आया। यहां पर अस्पतालों में अवैध वसूली को लेकर वर्दी वाले आपस में ही भिड़ गए। अलीगढ़ में एएमयू के प्रोफेसर दंपत्ति की काली करतूत का खुलासा हुआ है। दंपत्ति ने अपने अपार्टमेंट में एक नाबालिग मासूम को बंधक बनाकर रखा था। नोएडा के सेक्टर 12 में एक शख्स ने प्रॉपर्टी के विवाद में अपनी मां को घर से बाहर निकाल दिया। गुजरात के जूनागढ़ में दहशत का पर्याय बने तेंदुए को वन विभाग के कर्मचारियों ने पकड़ लिया।